पेपर स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं IGCSE का जो लेटेस्ट पेपर है फरवरी मार्च 2026 वो सॉल्व कर रहा हूँ। जो एक्सटेंडेड का सिलेबस है वो ओ लेवल 5054 के सिलेबस के ऑलमोस्ट सेम है। एक आध छोटे से टॉपिक का फ़र्क है। बाकी ये पेपर भी 80 मार्क्स का होता है और जी की वैल्यू हम 9.8 यूज़ करेंगे। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। ओके। अच्छा, ड्यूरिंग द क्लास आपने कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो आप व्हाट्सएप ही यूज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। As student cycles from home to school, figure 1.1 shows distance time graph for this journey. इस ग्राफ में हमें डिस्टेंस गिवन है ऑन द वाई एक्सिस किलोमीटर्स और टाइम गिवन है इन मिनट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड द स्कूल। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, ठीक है, और पॉइंट ई तक उसने मूव किया है। और इसमें जो ई और डी है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का लेवल सेम है। अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू चाहिए होगी कि यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है। तो इसको हम एक डॉटेड लाइन से मैच कर देते हैं। ये डिस्टेंस की वैल्यू बेसिकली हम रीड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर हम ग्राफ को देखें तो हमारे पास ये जो 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं ये 0.5 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी हेल्प से हम एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट 0.5 किलोमीटर्स, which means one box will represent 0.05 kilometers. आप इसके लिहाज से हम इसको रीड कर देते हैं 0.5 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर्स, 1.5 किलोमीटर। ये वाला बॉक्स 1.55 हो जाएगा, 1.60, 1.65 एंड 1.70। तो जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है वो 1.7 या 1.70 किलोमीटर्स की मिल रही है। तो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बस हमने ये देखना है कि हमारे ग्राफ पे डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, और इसके लिए एज सच कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट ऑलरेडी लिखी हुई है, तो बस हमने यहाँ पे नंबर को लिखना है। पार्ट बी, it says state one point A, B, C, D or E which identifies a time when number 1 the student accelerates, number 2 the student decelerates. Accelerate या acceleration में ऑब्वियसली जो स्टूडेंट की स्पीड है वो इंक्रीज होनी चाहिए। और हम जिस ग्राफ को देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को शो करता है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन के लिए जो है ना स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब एक ग्रेडियंट इंक्रीज होना चाहिए। और जब ग्रेडियंट इंक्रीज होगा तो हमारी जो लाइन होगी वो ज़्यादा स्टीप हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ना 4 पोर्शंस हैं, A to B, B to C, C to D एंड D to E। इसमें D to E तो लाइन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, तो हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो ज़ीरो है, यानी स्पीड ज़ीरो है। तो इसका मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल, इट इज़ एट रेस्ट। अच्छा, अब बाकी जो 3 पोर्शंस हैं उसमें हम देख रहे हैं कि A to B और B to C को अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास लार्जेस्ट ग्रेडियंट के साथ है, तीनों को अगर कंपेयर करें। तो किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन हुई है? ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा था, सडनली एट पॉइंट बी इट चेंज द स्पीड और स्पीड इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब है पॉइंट बी के ऊपर एक्सेलरेशन आई है, और उस एक्सेलरेशन में जो स्पीड इंक्रीज हुई है उसकी वजह से जो ग्राफ है या प्लॉट है वो स्टीपर हो गया। तो हम यहाँ पर पॉइंट वेयर द स्टूडेंट इज एक्सेलरेटिंग उसको हम कैपिटल बी से शो कर देंगे। नाउ वेयर द स्टूडेंट डीसेलरेट्स, डीसेलरेशन में हमारे पास जो है ना वो स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना एक पॉइंट हमें नज़र आ रहा है सी का, जहाँ पर ये डीसेलरेट कर रहा है, ठीक है, और पॉइंट डी भी है जहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा था उसके बाद एट रेस्ट आ गया। तो बेसिकली ये दोनों ही पॉइंट्स जो है ना वो डीसेलरेशन के
काउंट हो सकते हैं, तो हम पॉइंट सी को यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज बिफोर द पॉइंट सी द लाइन इज मोर स्टीपर, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। आफ्टर द पॉइंट सी द लाइन बिकम्स लेस स्टीपर, तो उसकी स्पीड कम हो गई है। तो डिसेलरेशन के लिए हम यहाँ पर एक आंसर सी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट सेज यूज फिगर 1.1 मींस ग्राफ टू कैलकुलेट द स्टूडेंट मैक्सिमम स्पीड। अब हमने स्टूडेंट की मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है, और इन्होंने यहाँ पे सेंटेंस में लिख भी दिया है स्पीड इज रिक्वायर्ड इन किलोमीटर्स पर आवर, और साथ साथ यहाँ पे यूनिट में भी किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर ये स्टेटमेंट ना भी हो, यानी सिर्फ ये कहा जाए कि कैलकुलेट द स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्पीड, और सिर्फ यहाँ पर आंसर के अंदर यूनिट किलोमीटर पर आवर लिखी हुई हो, तो ये इटसेल्फ डिस्क्राइब कर रहा है कि आंसर किस यूनिट में रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगेन ग्रेडियंट के जरिए से आएगी, और मैक्सिमम स्पीड के लिए हमें देखना होगा कि मैक्सिमम स्टीपेस्ट लाइन कौन सी है। सो स्टीपेस्ट लाइन इज बी सी, हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इसका राइज और रन फाइंड कर लें, या आप कह लें कि हम इसके 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, और उसकी मदद से हम x1 x2 y1 y2 को यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट बी की बात करें, सो x कोऑर्डिनेट इज 5.0, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0.4 हो जाएगा, क्योंकि ये दो बॉक्सेस है बिलो 0.5। सी की अगर बात करें, सो इट इज़ इन बिटवीन 5 एंड 10, तो इसका x कोऑर्डिनेट 7.5 होगा, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है इट विल बी 1.25, एग्जैक्टली इन बिटवीन 1 एंड 1.5। तो ये 2 पॉइंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम एक पॉइंट यूज कर रहे हैं 5.0 एंड 0.4, और दूसरा पॉइंट हम यूज कर रहे हैं 7.5 एंड 1.25। अच्छा, अब स्पीड कैसे आएगी? तो स्पीड इज इक्वल टू gradient, and gradient is found by y2 minus y1 upon x2 minus x1. ओके, y2 माइनस y1 का मतलब हो गया 1.25 माइनस 0.4, x2 माइनस x1 का मतलब हो गया 7.5 माइनस 5.0। अच्छा, अब देखें ये जो डिनोमिनेटर में ना, इसमें जो हमें टाइम की वैल्यू मिलेगी ना सब्ट्रैक्ट होके, या इवन जो हम वैल्यूज यूज कर रहे हैं वो मिनट्स की यूज कर रहे हैं, और आंसर में जो हमें टाइम चाहिए ना वो हमें आवर्स का चाहिए। तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 0.85 डिवाइडेड बाय 2.5, और डिवीजन का 60 रेसिप्रोकेट होकर न्यूमरेटर में लाया जा सकता है। तो इससे जो है ना हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर्स आप भी अपने पास रखें, कैलकुलेशन करके ना मुझे आंसर भेजते जाएं, या मैं जो आंसर लिख रहा हूँ उसको वेरीफाई करते जाएं। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 20.4। चेक करें आपके पास भी यही आ रहा है। ठीक है, 20.4 को जब हम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बिकम 20 किलोमीटर्स पर आवर, और यहाँ पे हम मैक्सिमम स्पीड को एज 20 शो कर देंगे। तो कैलकुलेशन क्वेश्चंस में यही करना होता है, ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ, अभी इसमें भी मैं बार बार बताऊंगा कि हमने फॉर्मूले से स्टार्ट करना होता है, और इसी तरह अगर हम ग्राफ वगैरह से कोई इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी मेंशन कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो ओरिजिनल आंसर आ रहा है वो भी मेंशन कर देते हैं, उसको राउंड ऑफ करके टू सिग्निफिकेंट फिगर में हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं वो लिख देते हैं। प्लस ये कि यूनिट ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मार्क्स थे इसके, और एक एक्स्ट्रा मार्क्स इस वजह से भी था कि हमने यहाँ पर टाइम की यूनिट की ना एक कन्वर्जन परफॉर्म करनी थी। तो ये चीज़ थोड़ी सी ना डॉजिंग हो जाती है एग्जाम के लिहाज से,
अगर हम इस यूनिट को इग्नोर करते हैं, जस्ट टाइम की वैल्यू हमने यहाँ से ली और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दिया, तो उसमें बाद तक मार्क्स लूज भी हो सकते हैं। चलें, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप व्हाट्सएप कर दें, अदरवाइज मैं फिर क्वेश्चन 2 पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, it says figure 2.1 shows a ship made of steel floating on the sea. State the equation that links density, mass and volume. तो ये बेसिकली एक तरह से फॉर्मूला हमसे पूछा जा रहा है, और जब कहा जाए कि स्टेट द इक्वेशन, तो उसमें सिंबल्स यूज करने के बजाय आप पूरी स्पेलिंग्स के साथ जो रिलेशन होता है उसको बता दें। तो डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इक्वेशन है। बाकी इसको यूं भी लिख सकते हैं, that density is equal to mass divided by volume। इसका एक मार्क हो गया। बाकी मैंने ग्रुप के अंदर जो नोट्स वगैरह शेयर किए हैं मैं, उसके अंदर एक शीट आपको ये वाली भी मिल जाएगी, जिसमें सारे सिलेबस के फॉर्मूले मौजूद हैं। और इसी के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। फॉर्मूले याद होंगे तो इस तरह से कैलकुलेशन में तो फॉर्मूला लिखने का मार्क होता ही है। बाज़ अलग इस तरह से ना एक एक मार्क की भी हमें पार्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें जस्ट हमने इक्वेशन लिखनी है और हमें उसका मार्क मिल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पार्ट, इसमें कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ द स्टील इज 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द मास ऑफ अ सॉलिड स्टील क्यूब इज 110 grams. We have to calculate the volume of the steel cube. तीन चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम। सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया, डेंसिटी मींस रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेंसिटी इज गिवन टू बी 7900, मास इज आल्सो गिवन टू बी 110 kilograms, और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 7900, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 110 डिवाइडेड बाय 7900, तो हमें आंसर मिल रहा है 0.0139। ठीक है, और आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन अभी मैंने इतना ही लिखा है। इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे ना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और अगर हम इसको राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लाएंगे तो ये 0.014 मीटर्स क्यूब बन जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पे अपना फाइनल आंसर 0.014 मीटर्स क्यूब ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो लिख देंगे। तो सिंपल 1 मार्क का ये क्वेश्चन था, लेकिन प्रोसीजर हम वही रखेंगे। हमने फॉर्मूला लिखना है, वहाँ से स्टार्ट किया। फॉर्मूले का मार्क वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछे ना, उसका मार्क आपको असाइन कर दिया है। वरना नॉर्मली ये होता है कि ये कम से कम 2 मार्क का कैलकुलेशन का क्वेश्चन होता है। आप फॉर्मूला लिख के स्टार्ट करते हैं, सही वैल्यूज पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, एंड फाइनल आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर written with the correct unit if the unit is not already there। तो यूनिट ऑलरेडी है, बस हमने ये काम करना है, इसका 1 मार्क हमें मिल जाएगा। ओके, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टील की डेंसिटी ऑलमोस्ट 8000 है, और वाटर, सी वाटर की डेंसिटी ऑलमोस्ट 1000 है। तो जो ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्वियसली इस फ्लूइड के अंदर यानी फ्लोट नहीं कर सकेगा, सिंक कर जाएगा। तो अभी कह रहे हैं कि स्टेट वाई द सॉलिड स्टील क्यूब सिंक्स व्हेन प्लेस्ड इन सी वाटर। तो ऑब्वियसली सॉलिड स्टील क्यूब जो है ना, उसकी डेंसिटी, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्योर स्टील, तो उसकी डेंसिटी वाटर के मुकाबले में ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ज़्यादा है। तो वो सिंक ही करेगा, फ्लोट तो कर नहीं सकता। तो हम लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्टील क्यूब is greater than the density of sea water। इस वजह से जो है वो सिंक कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट 2 मार्क्स के लिए है।
इसके अंदर ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द स्टील शिप इन फिगर 2.1 फ्लोट्स ऑन द सी वाटर। अब ये भी स्टील शिप ही है, मींस मेजरली मेड अप ऑफ स्टील, बट ये जो है ना सी वाटर में सिंक नहीं करता, बल्कि ये फ्लोट कर रहा है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में अगर हम कोई प्योर स्टील का क्यूब ले लें जो कि प्योरली स्टील से बना हुआ हो और उसको वाटर पे रखेंगे तो वो ऑब्वियसली सिंक कर जाएगा। लेकिन ये जो पूरा शिप है ये क्यों सिंक नहीं कर रहा, ये फ्लोट क्यों कर रहा है? तो हमें पता है कि अगर कोई शिप स्टील से बना हुआ भी है तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि वो कोई हॉलो प्लेसेस ना हो या उसमें एयर फिल्ड ना हो या उसमें जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो सारे का सारा स्टील का वॉल्यूम हो, ऐसा नहीं होता। उसकी आउटर लेयर स्टील की होती है, उसकी बॉडी स्टील की होती है, अंदर वो हॉलो होता है, उसमें गैप्स होते हैं, उसमें एयर फिल्ड होती है। तो उसकी वजह से जो उसका ओवरऑल उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है। तो हम कहेंगे कि देयर आर एयर गैप्स इन द शिप, सो इट्स ओवरऑल डेंसिटी, यानी ओवरऑल डेंसिटी के लिए हमें ये देखना होगा कि उसने टोटल उसका जो मास बन रहा है उसके अगेंस्ट में उसने कितना टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। सो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम विल गिव अस द ओवरऑल डेंसिटी। तो ये जो ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द शिप है, डेंसिटी, इट्स ओवरऑल डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। तो सिंकिंग और फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में प्लेस्ड है और उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो सिंक करेगा, और अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो फिर वो फ्लोट कर जाता है। तो थोड़ा सा मैं एक दफ़ा ये वाला कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। हमारे पास इस तरह की जो सिचुएशन होती कि if there is an object on the surface of water, density of water is larger and density of the object is smaller, तो ये float करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर तो फिर ये सिंक कर जाएगा, ये फ्लोट नहीं करेगा। बस ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। ओके, द मास ऑफ द शिप इज 3.5 इंटू 10⁻⁷ kilograms। ये पूरा मास ऑफ द शिप है। The ship accelerates at 0.75 meter per second square, ये उसका acceleration है। We have to calculate the force which causes this acceleration। वो force जिसकी वजह से acceleration हो रही है वो हमने लिखना है। अब simple formula है हमारे पास जो force, mass और acceleration को link कर देता है, and it is F is equal to ma। वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁷ multiplied by the acceleration of 0.75। तो हमें आंसर मिलेगा इसका 2.625 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन्स। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो अगर हम राउंडिंग ऑफ भी करते हैं तो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी हमारे, यानी उन दो फिगर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। सो द आंसर विल रिमेन 2.6 इंटू 10⁻⁷, और न्यूटन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगेन कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, हमने फॉर्मूले से स्टार्ट किया, हमने वैल्यू पुट की, कैलकुलेटर का ओरिजिनल आंसर लिखा, फिर उसके बाद उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करेक्ट राउंडिंग ऑफ के बाद लिखा, और फाइनल आंसर आंसर स्पेस में लिखना होता है। अगर यूनिट ऑलरेडी लिखी हुई है तो बस सही है, वरना फिर आप इसके अंदर जो अप्रोप्रिएट यूनिट बनेगी वो भी आप मेंशन कर रहे हो। ओके, लास्ट पार्ट। It says explain why the force provided by the ship's engine must be larger than the value calculated in the previous part। ये असल में फोर्स की वो वैल्यू है, ये नेट फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स है जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इंजन भी सिर्फ इतनी ही फोर्स लगा रहा होगा। इंजन सिर्फ इतनी फोर्स लगाएगा अगर कोई रेजिस्टिव या फ्रिक्शनल फोर्सेस ना हो।
वरना इंजन जो फोर्स लगाएगा ओरिजिनली वो इस फोर्स के मुकाबले में काफ़ी ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उस फोर्स में से कुछ फोर्स की वैल्यू वो ओवरकम करने में यूज हो जाएगी रेजिस्टिव फोर्सेस को, और रेजिस्टिव फोर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नेट फोर्स बचेगी वो ये वाली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। अब अगर कोई शिप वाटर में फ्लोट कर रहा है या मूव कर रहा है तो उस पर कौन कौन सी रेजिस्टिव फोर्सेस आएंगी, तो वो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। नंबर वन हम लिख रहे हैं कि द फोर्स विल बी larger because it has to overcome the resistive forces of number वन, जिसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि जब भी कोई चीज़ वाटर में से मूव करेगी तो वाटर पार्टिकल्स उसको रेजिस्ट करेंगे, उसकी मूवमेंट को, तो जो वो रेजिस्टिव फोर्स लगाते हैं उसको ड्रैग फोर्स ऑफ वाटर कहते हैं। एंड क्योंकि बहुत सारा पोर्शन शिप का एयर में भी मूव कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस भी उसके ऊपर एक्ट करेगी, तो इन दोनों रेजिस्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए भी फोर्स यूज होगी, और इंजन की जो फोर्स लगेगी वो इस नेट फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Question 3 says figure 3.1 shows a polar bear and a person standing on thick ice. The figures are drawn to a scale of 1 centimeter is to 100 centimeter. Table 3.1 contains information about the polar bear and the person. तो दोनों के बारे में दो चीज़ें हमें बताई हैं। नंबर वन, उनके मासेस क्या हैं एंड देयर एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द आइस इन मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वेट ऑफ द पोलर बेयर। तो वेट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू मास ऑफ द पोलर बियर इज 590 और g की वैल्यू हम 9.8 यूज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 590 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो आंसर आ रहा है 5782 न्यूटन्स, जैसे हम टू सिग्निफिकेंट फिगर में जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो 8 है ना, ये जब राउंड ऑफ होगा तो इसका जो प्रीवियस नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। सो फाइनल आंसर विल बी 5800 एंड न्यूटन इज ऑलरेडी रिटन देयर। Calculate the pressure that polar bear exerts on the ice. Now pressure is force per unit area. अच्छा, जो फोर्स है ना पोलर बियर की वो उसके वेट की वजह से है, और उसका जो एरिया इन कांटेक्ट है वो भी हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर 5782 जो ओरिजिनल वैल्यू है वो यूज कर लेते हैं डिवाइडेड बाय द एरिया ना। 5782 डिवाइडेड बाय 1.12, आंसर आ रहा है 5162.5 पास्कल्स। अब इसको भी टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो 6 जब राउंड ऑफ होगा तो इसका जो प्रीवियस नंबर है इट विल इंक्रीज बाय 1, तो 5200 पास्कल्स विल बी द pressure exerted by the polar bear on the ice. Okay. Next हमारे पास है use the numbers to complete each equation. Each number may be used once, more than once, or not at all. तो 5 options हमें given है 0.125, 7, 8, 56 and 392. तो पहली इक्वेशन है मास ऑफ द पोलर बियर इज सम नंबर टाइम्स द मास ऑफ द पर्सन। हम सपोज कर लेते हैं कि मास ऑफ द पोलर बियर जो कि 590 है, 590 is equal to some number x times the mass of the person which is 84. So x will be equal to 590 divided by 84. तो चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है।
तो आंसर आ रहा है 7.02, विच इज ऑलमोस्ट 7.0। तो यहाँ पे जो नंबर फिल होगा दैट विल बी 7.0। नाउ एरिया ऑफ द पोलर बियर इन कांटेक्ट विद द आइस which is 1.12 is equal to some number times area of the person, और area of the person हमारे पास 0.020 0.020। now y will be equal to 1.12 divided by 0.020। 1.12 को डिवाइड किया 0.020 से, तो आंसर आ रहा है 56। तो हम ये वाला सेकंड यानी फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ के लिए चूज करेंगे 56। नाउ लास्टली इट सेज प्रेशर exerted by the person। now pressure exerted by the person will be the weight of the person। ठीक है, ओके। वेट के लिए हमें 84 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.8 से, डिवाइडेड बाय द एरिया। एरिया इसका था 0.020 इज इक्वल टू सम नंबर टाइम्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पोलर बियर। अच्छा, ये हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये आ रहा था ना 5200, तो वही वैल्यू बस हम यहाँ पर यूज कर लेंगे 5200। तो इट मीन्स Z is equal to 84 multiplied by 9.8, 0.020 और 1 अपॉन 5200 ही है। तो इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। 84 multiplied by 9.8 divided by 0.020 again divided by 5200, तो ये आ रहा है 7.91। अच्छा, 7.91 के हिसाब से जो 8.0 वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करें। अब देखें, ये जो सारी वर्किंग मैंने की है ना, ये तो समझाने के लिए की है। आप चाहें पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये सिंपल मैथमेटिक्स की वर्किंग है, वो आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको ब्लैंक पेज पे करें, किसी और जगह पे करें, यहाँ पे सिर्फ आंसर्स लिखते हैं, तो असल में आपके आंसर्स की वजह से आपको ये वाले मार्क्स मिलेंगे। वर्किंग वगैरह ऐसा यहाँ पे शो करने की कोई ज़रूरत नहीं। Now the last part. Under the ice is sea water with a density of 1030 kilogram per meters cube। तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू डेंसिटी की गिवन है, ओके, और वो लिक्विड है। Calculate the change in pressure delta P। We have to calculate the change in pressure delta P between the top of the sea water and a depth of 2.50 meters। अच्छा जी, अब देखें, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड के लिए रो जी एच का फॉर्मूला यूज होता है, और चेंज इन प्रेशर के लिए हम रो जी डेल्टा एच यूज करेंगे। जिस फ्लूइड का प्रेशर निकालना है उसकी डेंसिटी हमें गिवन है 1030 9.8, और जिस डेप्थ पे प्रेशर निकालना है वो हमें गिवन है 2.50। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1030 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो आंसर आ रहा है 25235 पास्कल्स। In two significant figure, it will be 25,000 pascals, या आप इसे 2.5 into 10⁴ पास्कल्स भी लिख सकते हैं। तो सारी वैल्यूज करेक्ट है, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, अदर देन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, बस आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। स्टार्टिंग विद द फॉर्मूला, पुटिंग इन द वैल्यूज, जो आंसर आ रहा है वो लिखें, फिर राउंड ऑफ करें, फिर फाइनल आंसर आंसर स्पेस में लिखें। और अगर यूनिट ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको लिखने की फिर जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, कोई और चीज? आगे चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। एन आउटडोर हीटर वार्म्स पीपल सिटिंग आउटसाइड। फिगर 4.1 shows the heater। तो दिस इज द आउटडोर हीटर जो ये सर्कुलर पार्ट से शो हो रहा है। ओके, स्टेट द मेथड ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर दैट वार्म्स द पीपल। मेथड ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर जो है ना, ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक कंडक्शन है, फिर कन्वेक्शन है, और फिर उसके बाद रेडिएशन है। चलिए, किसी ने क्वेश्चन
चेंज ऑफ प्रेशर वाले सवाल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस नहीं होगा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो आपके पास दोनों जगह पे एक्ट कर रहा है। यानी लेट से दिस इज द सरफेस जिसके ऊपर आइस है, और फिर आपके पास नीचे जो है ना वो लिक्विड है वाटर का। तो आप जिस डेप्थ के लिए उसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना 2.50, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी एक्ट कर रहा है। तो वो इट सेल्फ चेंज के अंदर अपने आप को कैंसिल कर देगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर टोटल प्रेशर निकालेंगे इनिशियली तो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो उसके अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और जब आप इस ग्रेटर प्रेशर में से इस प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करेंगे सरफेस वाले, तो वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो दोनों में होने की वजह से एक दूसरे आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए चेंज इन प्रेशर में ना हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि वो हायर लेवल और डेप्थ वाले लेवल दोनों के लिए सेम वैल्यू रखता है। तो वो सब्ट्रैक्शन के अंदर वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा देखिए, मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर तीन तरह के होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट जरूरी होता है, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं वाइब्रेट करते हुए और फिर एनर्जी पास ऑन करते हैं। तो अब देखा जाए तो इस हीटर का और ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कंडक्शन का होना यानी इफेक्टिव नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है। दूसरा मेथड होता है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन में ये होता है कि जो हीट सोर्स है ना उसके आसपास जो फ्लूइड है, एयर है या कोई लिक्विड वगैरह है, सबसे पहले वो हीट अप होगी। लेकिन जो भी एयर पार्टिकल्स हीट अप हो रहे हैं वो यहाँ से ऑब्वियसली लेस डेंस होने की वजह से ना ऊपर राइज करेंगे। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं ये तो उस लेवल से लोअर है। तो कन्वेक्शन जो एयर को हीट अप करेगी ना वो एयर राइज हो जाएगी, इन लोगों तक नहीं पहुंच सकेगी। तो कन्वेक्शन भी यहाँ पर इफेक्टिव नहीं है। हाँ, जो मेथड इफेक्टिव है यहाँ पर वो है रेडिएशन। रेडिएशन से जो हीट निकलती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो हर डायरेक्शन में निकल रही होती है हीट सोर्स से। अब अबव भी निकल रही होंगी, तो इसलिए ऊपर जो है ना एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है जो कि हीट को नीचे रिफ्लेक्ट करवा दे और मैक्सिमम हीट जो है ना वो इस लैम्प के पास लोग बैठे हुए ना वहां तक आ जाए। तो इसलिए रेडिएशन का मेथड यहाँ पर इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट एनर्जी ट्रांसफर्स दैट वार्म द टेबल। अब हम इस टेबल की बात कर रहे हैं, इस टेबल की। ओके, द हीट ट्रांसफर्स एनर्जी टू डैश स्टोर ऑफ द टेबल। ऑब्वियसली ये जो हीट है ना ये इसके थर्मल एनर्जी स्टोर को एनर्जी ट्रांसफर करेगी। द टेम्परेचर ऑफ द टेबल इंक्रीजेस बिकॉज इट इज रिसीविंग थर्मल एनर्जी। अच्छा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो तो हम कहते हैं कि द रेट ऑफ एनर्जी डैश बाय द टेबल इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ एनर्जी डैश बाय द टेबल। सो रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द टेबल must be greater than the rate of energy emitted by the table, तभी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर ये दोनों रेट सेम हो जाए तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद कह रहे हैं कि वन ऑफ द पीपल पुट्स अ वाइट क्लॉथ ओवर द टेबल। एक्सप्लेन व्हाई द वाइट क्लॉथ कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ द टेबल। ये जो वाइट क्लॉथ है या वाइट कलर है ये ऑब्वियसली अच्छा एब्जॉर्बर नहीं है, और दूसरा ये अच्छा रिफ्लेक्टर है। लाइट कलर्स जो होते हैं ना वो बेटर रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो जब तक ये वाइट क्लॉथ नहीं था टेबल का टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा होगा। जब आपने वाइट क्लॉथ पुट कर दिया तो पहले के मुकाबले में टेम्परेचर अब डिक्रीज हो जाएगा। तो उसकी रीज़न हमने लिखनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो नंबर वन, वाइट क्लॉथ इज अ पुअर absorber and good reflector. So energy doesn't get transferred to the table. So lesser heat energy is transferred to the table. Okay.
The heater has power 2.5 kilowatts. Power given. The heater is switched on for 3 hours. Time given है. Calculate the energy in kilowatt hours transferred electrically by the heater. सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं. एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. और एनर्जी किलोवाट आवर्स में अगर चाहिए तो पावर किलोवाट्स में होनी चाहिए, ऑलरेडी गिवन है. टाइम आवर्स में होना चाहिए, ऑलरेडी गिवन है. तो हमें कोई यूनिट की कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है. वरना अगर ये अपनी स्टैंडर्ड यूनिट्स में होते तो पावर को वॉट्स में होना चाहिए था, पहले हम उसको किलो वॉट्स में कन्वर्ट करते. टाइम को सेकंड्स में होना चाहिए था, उसको हम फिर आवर्स में कन्वर्ट करते तो हमें आंसर मिलता. सो आंसर इज 7.5 किलोवाट आवर्स. ऑलरेडी टू सिग्निफिकेंट फिगर में तो जस्ट हमने यहाँ पे 7.5 लिखा. ये आंसर कंप्लीट हो गया. ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछो. मैं क्वेश्चन 5 पे चल रहा. राइट. Question 5. Atmospheric pressure of 1.0 10 raised to 5 Pascal. Atmospheric pressure is this much. A volume of 1.02 meters cube of air at atmospheric pressure is pumped into a car. The pressure of the air when it is inside the tire is this much. आप देखें हमें यहाँ पे ना P1 given है, initial volume given है, then pressure has increased. Calculate the volume of the air. अब हमने volume of the air find करना है when it is inside और इट इज इन द कार टायर. तो हम सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे दैट P1 V1 is equal to P2 V2. Initial pressure is 1.0 into 10 raised to 5. Initial volume is 1.02 meters cube. Final pressure is 2.6 into 10 raised to 5. V2 हमने फाइंड करना है. So V2 will be equal to, ये दो नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे 2.6 इंटू 10⁵. तो 10⁵ तो 10⁵ से कैंसिल हो गया. और बाकी हम 1.02 को डिवाइड कर देते हैं 2.6 से. सो आंसर इज 0.3923 मीटर्स क्यूब. अब ऑब्वियसली ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है तो हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है. तो ये बनेगा 0.39 मीटर्स क्यूब. ठीक है. बाज़ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो इस तरह के क्वेश्चन में ना 0.4 राउंड ऑफ करके लिख देते हैं. 0.4 में जो है ना एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपको आंसर का मार्क नहीं मिलेगा फिर अगर इस तरह की मिस्टेक हो गई तो. 2 सिग्निफिकेंट फिगर को मेंटेन करना उसमें ज़रूरी होता है. तो बस यहाँ पर हम 0.39 लिख देंगे. मीटर्स क्यूब की यूनिट ऑलरेडी गिवन है. ठीक है. तो वही पूरा प्रोसीजर है. आपने फॉर्मूला लिखा, करेक्ट वैल्यूज लिखी, सिंप्लीफाई किया और जो आंसर आ रहा है वो भी लिख दें और उसको फिर राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर स्पेस में लिख दें. यूनिट हम देख रहे हैं कि नॉर्मली रिटन होती है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी. Describe the structure of a gas in terms of separation, arrangement and motion of particles. तो गैस के अंदर जो सेपरेशन होती है ना पार्टिकल्स की, तो we know that they are widely separated. ठीक है. अरेंजमेंट जो होती है they are arranged randomly. ठीक है. कोई इसमें पैटर्न नहीं होता. मोशन जो होती है वो they are constantly moving. और किस तरह मूव कर रहे होते हैं? इन रैंडम डायरेक्शन. ठीक है. हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. एंड बिटवीन टू कोलिजन्स दे आर ऑलवेज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो कोलाइड करते हैं फिर डायरेक्शन चेंज करते हैं फिर जब तक अगला कोलिजन नहीं होता है स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं. नाउ द लास्ट पार्ट, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स. अब देखें ये इंस्ट्रक्शन हमें जहन में रखनी है. ये ओपन एंडेड आंसर नहीं होगा. जब एग्जामिनर बता दे कि इन टर्म्स ऑफ समथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन तो फिर आपने उसी चीज़ को जहन में रखते हुए उसी के रिस्पेक्ट से आंसर करना है.
क्या आंसर करना है? एक्सप्लेन वाई, वी हैव टू टेल द रीजन, वी हैव टू एक्सप्लेन द रीजन. The internal energy of the gas decreases when the gas is at lower temperature. अच्छा, अब जरा इसमें देखें, ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, ये कैसे मिलती है? इंटरनल एनर्जी जो होती है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड देयर पोटेंशियल एनर्जीज, इसके सम के बराबर होती है. दूसरी चीज टेम्परेचर. टेम्परेचर जो होता है ये लिंक करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स के साथ. ठीक है. अगर आप लोअर टेम्परेचर पे जा रहे हैं तो इसका मतलब है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स भी कम हो जाएगी. और जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स कम हो जाएगी तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स वो भी डिक्रीज हो जाएगी. तो दो मार्किंग पॉइंट्स हमने लिखने. हम लिखेंगे कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. अब देखें, ये पार्टिकल्स का वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये मार्क्स दिलाएगा. ठीक है. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड एट लोअर टेम्परेचर average kinetic energy of particles decreases, which also decreases the internal energy of the gas. ठीक है. ये हमने दो मार्किंग पॉइंट्स लिख दिए. सिर्फ इतना आंसर लिख दें वो भी सही है. बाकी मैंने गिवन इंफॉर्मेशन को ही बेसिकली एक तरह से रिपीट किया, तो उसकी ऐसे जरूरत नहीं होती. बस आप मेन अपना आंसर लिखें और जो चीज़ ऑलरेडी लिखी है उसको रिपीट करने की जरूरत है. जी, यहाँ तक देखें, कोई क्वेश्चन है? क्लियर? Question 6. Figure 6.1 is a full scale diagram. Okay, full scale diagram means कि आप manual measurements जो है ना वो इसकी यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स के लिए. Of an object O, a thin converging lens L, and the image capital I of the object O. So this is object, this is lens, and this is the image. अच्छा जी, identify Z. Z क्या चीज है? So Z जो है ना, ये वो एक्सिस है जो कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से पास हो रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लेंस. इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. अब यहाँ तो सिर्फ उन्होंने नेम पूछा, हो सकता है वो हमें डिफाइन करने के लिए दे दें कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस. अब डेफिनेशन क्या होगी इसके लिए? जो है ना, मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है जिसमें पूरे सिलेबस की ना सारी की सारी डेफिनेशंस मैंने लिख के एक जगह पे जमा कर दी हैं. इसको आपने अच्छी तरह से ना देख लेना है और वर्ड टू वर्ड याद कर लेना है. तो मिसाल के तौर पर व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द लेंस फेसेस और द एक्सिस ऑफ द लेंस. ये ज्यादा अच्छी टर्म है. एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लेंस. तो ये दो बातें आएंगी इसकी डेफिनेशन में. नंबर वन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन and it passes through the optical center and it is perpendicular to the axis of the lens. ये प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन है. पर अभी हमें सिर्फ इसको नेम करना था, तो हमने नेम लिख दिया, उसका मार्क मिल जाए. Determine the focal length of the lens. Show any working in the space provided of on figure 6.1. अच्छा जी, अब देखें फोकल लेंथ है ना, इसकी डिटरमिन करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी फोकल लेंथ, इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ बनेगा. उसके लिए हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से ना अपने ऑब्जेक्ट से एक रे बनाएंगे which is parallel to the principal axis and goes straight till the lens. अच्छा, लेंस में से पास होने के बाद ये जो रे है ना, ये जाएगी और हेड ऑफ द इमेज में से पास हो जाएगी. तो इसको
दोनों सा मैच करके ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये वाली आ गई। एक रे और भी आ सकती है। वो हम यहाँ से ना ऑप्टिकल सेंटर से पास करके लेके जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रे इमेज फॉर्मेशन में तो यूज हो जाएगी, लेकिन उससे प्रिंसिपल फोकस का पता नहीं चलेगा। तो प्रिंसिपल फोकस का जो हमें आइडिया होगा ना, वो ये वाली रे से होगा। या इसके अलावा हम दूसरी रे भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो कौन सी होगी? वो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि हम जो है ना इमेज से एक रे लेकर आ जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंस तक, और फिर यहाँ से हम लेकर जाएंगे हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट तक। तो बेसिकली ये वो रे थी जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास होकर आई होगी, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट वुड हैव बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाले पॉइंट से भी हमें प्रिंसिपल फोकस पता चल जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा आसान ऑप्शन ये वाला है कि आप एक रे लेकर जाएं हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपने लेंस तक, और लेंस से फिर वो रे पास करवा दें इस तरह से कि वो हेड ऑफ द इमेज तक जाए। ओके, अब फोकल लेंथ के लिए जो है ना, हम बेसिकली ये वाली लेंथ मेजर कर लेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक आएगी। ठीक है, तो स्केल लेकर इसको मेजर कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 1.8 आ रही है जो मेरे पास वो बन रही है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। आप चाहें तो किसी भी तरह इसको शो कर सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस हमने मेजर किया है, और इस पॉइंट को आप मार्क कर दें एज कैपिटल एफ, एंड दिस इज ओ, यानी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सो द लेंथ ओ एफ इज 1.8 सेंटीमीटर्स, और वही हमारी फोकल लेंथ होगी। द इमेज इन फिगर इज इन्वर्टेड। देखें, ये जो इन्वर्टेड का वर्ड आ गया ना, तो याद रखें कि इन्वर्टेड इमेज हमेशा वो वाली इमेज होती है जो कि रियल होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनती। वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होती है, और कोई से भी लेंस से आप बना रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस से बनाए या डाइवर्जिंग लेंस से बनाए, वो हमेशा वर्चुअल होगी। अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो एक बात तो कंफर्म है कि वो रियल होगी। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं कि स्टेट टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो हम ये लिख देंगे कि इट इज अ रियल इमेज। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम एक काम करते हैं, हम जरा चेक कर लेते हैं कि ये मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, या ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है। तो मैंने इसको मेजर किया, इट इज ऑलमोस्ट 2.5 समथिंग आ रही, 2.5 आ रही है। अच्छा जी, इसको मेजर करके देख लेते हैं, और ये आप मैन्युअली पेपर पे आराम से मेजर करेंगे, ये भी 2.5 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना, वही इमेज का भी साइज है। और ये कब होता है? अब मैं ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपके पेपर में रिक्वायर्ड नहीं है। ये उस वक्त होता है जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे प्लेस्ड होगा, तो उसकी जो इमेज बनेगी ना, वो दूसरे 2f पे जाके बनेगी, एंड इट विल बी ऑफ द सेम साइज एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ना कोई मैग्निफिकेशन हो रही है, ना वो डिमिनिश हो रही है। इन्वर्टेड वाली बात ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो उसको यहाँ पे रिपीट करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। Now it says figure 6.2 shows a different converging lens with a focal length capital F. The lens in figure 6.2 is used as a magnifying glass. इस लेंस को आप एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज करना है तो क्या होगा? Draw an X on figure 6.2 to show a position for an object. तो याद रखें, जब भी ऑब्जेक्ट यानी लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना होगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो हमेशा प्लेस्ड होगा विद इन द फोकल लेंथ। ठीक है, ये बात हमें अच्छी तरह पता है। जब तक वो विद इन द फोकल लेंथ नहीं आएगा, यहाँ पर मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, सो इट हैज टू बी विद इन द फोकल लेंथ विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज। अब मैग्नीफाइड इमेज भी होगी, अपराइट भी होगी, और वर्चुअल भी होगी। तो अब आप किसी एक जगह पर, यानी पॉइंट एक्स यहाँ पे मार्क करते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर एक पॉइंट एक्स मार्क करते हैं। दिस इज द पॉइंट विच इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस।
तो यहाँ पे जो भी जब हम पूरी वर्किंग करेंगे, इमेज बनाएंगे ना, तो हमारा ग्लास एज अ हमारा लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करेगा। फर्दर इसका 1 मार्क मिलेगा आपको। Put a tick alongside the two statements which describe the position of the magnified image. Number 1, on the opposite side of the lens. अब जाहिर सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर इमेज नहीं बनती वर्चुअल, वो तो यहीं पर बनेगी, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। Number 2, the same distance as the lens from the lens as the object, ऐसा नहीं होता है, ये तो सिर्फ 2f वाले केस में होता है। क्लोजर टू द लेंस, ये भी नहीं होगा। वर्चुअल इमेज जो होती है ना, वो कन्वर्जिंग लेंस के केस में ऑब्जेक्ट से आगे नहीं बनती बल्कि पीछे बनती है। सो फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस देन द ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पे टिक करेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा जी, चलो क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। Question 7 says figure 7.1 shows two identical cells in series. टू आइडेंटिकल सेल्स का मतलब है कि दोनों की ईएमएफ सेम है एंड दे आर आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, सो विद अ थर्मिस्टर एंड अ फिक्स रेजिस्टर। अच्छा, तो हमारे पास दो आइडेंटिकल सेल्स हैं, सीरीज में है, विद थर्मिस्टर एंड फिक्स रेजिस्टर। तो हमारा जो असल सर्किट है ना, वो ये वाला है। ये जो सिंगल लूप है ना, सिंपल सीरीज सर्किट है। बाकी हमने एक वोल्ट मीटर का लूप बनाया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होती है, तो इसमें से कभी भी कोई करंट पास नहीं होता। तो ये सर्किट का पार्ट नहीं होता है सर, सर्किट बस ये वाला लूप है जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। इसके अंदर ये वाली चीज थर्मिस्टर है, सिंपल से आपको आइडिया हो जाएगा, और एक फिक्स रजिस्टर है, सिंपल सिंबल बना हुआ है। बाकी यहाँ पे एक एमीटर भी लगा हुआ है जो कि इस पूरे सर्किट का, क्योंकि एक सिंगल लूप का सर्किट है, सीरीज सर्किट है, तो उसमें करंट तो सेम ही होगा, तो ये आपको करंट बता देगा। द स्विच इज क्लोज्ड, द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 9। अब जाहिर सी बात है कि ये जो है ना, दोनों रजिस्टर के अक्रॉस जो कंबाइंड वोल्टेज है ना, वो शो कर रहा है, और हमारे पास दो ही रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, तो जो भी हमारी ईएमएफ होगी वो सारी की सारी इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी, और ये जो टोटल वोल्टेज है ये हमारी दरअसल ईएमएफ को शो कर रहा है। द रीडिंग ऑन द एमीटर इज 4.6 मिली एम्पियर्स। डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ वन सेल। तो टोटल रीडिंग हमारे पास आ रही है 9.0 वोल्ट्स, और दो आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास जो है ना, 2 से इसको डिवाइड करके एक सेल की ईएमएफ मिल जाएगी। सो ईएमएफ इज 4.5, और यूनिट रिक्वायर्ड है तो वो हम यहाँ पे वोल्ट्स लिखेंगे, कैपिटल वी। ठीक है, सिंपल भी लिख सकते हैं और पूरा वी एल टी एस स्पेलिंग्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, सिंपल सा काम है। कंप्लीट द सेंटेंस टू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने खुद लिख के दे दी। सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो बस हमें कहेंगे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो डेफिनेशंस हमने अच्छी तरह याद की होंगी ना, तो इसके अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई, और 1 मार्क इसका मिल गया। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिक्स रेजिस्टर इज 480 ohms। इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हमें गिवन है 480 ohms। ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, अब देखें इस सर्किट की हमें ईएमएफ पता है 9.0 वोल्ट्स, इस सर्किट का हमें टोटल करंट पता है 4.6 मिली एम्पियर्स। हम ये कर सकते हैं कि हम सबसे पहले जो है ना, V इज इक्वल टू आई आर यूज करके हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। सो वोल्टेज इज 9.0, करंट इज 4.6 मिली है, तो 10⁻³ हम यहाँ पे लिखेंगे एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए, और हमें यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। बस ये असल ट्रिक है यहाँ पे, कि अगर किसी ने मिली एम्पेयर को मिस किया ना तो फिर उसके मार्क्स जाएंगे। सो 9.0 डिवाइडेड बाय 4.6 मिली एम्पेयर्स, तो ये आंसर देगा
डिवाइडेड बाय 4.6, तो आंसर आ रहा है 1956.5 ओम्स। ठीक है। अच्छा जी, ये टोटल रेजिस्टेंस आ रही है। अब हमारी जो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस होगी वो इस टोटल में से जो 480 ओम्स की रेजिस्टेंस है फिक्स रेजिस्टर की, वो सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल जाएगी। तो इसमें से 480 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमें 1476.5 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल रही है। अब ऑब्वियसली हमने इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो 7 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 1500 ohms. So the final answer for the resistance is 1500 और ohms already लिखा है. Okay. The thermistor is placed in a beaker of ice. The temperature of the thermistor decreases. Thermistor की नेचर ये है, अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। State how this change in temperature affects the reading on the voltmeter and the ammeter. अगर हम वोल्ट मीटर को देखें तो वोल्ट मीटर तो दोनों का कंबाइंड वोल्टेज बता रहा है, तो वो तो हमेशा ईएमएफ के बराबर ही होगा। तो अगर किसी इंडिविजुअल उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो उनका इंडिविजुअल वोल्टेज शेयर कम या ज़्यादा हो जाएगा, ओवरऑल तो वो 9 ही रहेगा। तो इस वजह से वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है ना उस पर तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हम ओवरऑल एंड 43 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। तो यही स्टेप डाउन होता है, इसमें प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी के टर्न्स कम हो जाते हैं। द आउटपुट वोल्टेज इज 230 volts. So this is the output voltage on the secondary. Calculate the input voltage in the step down transformer. तो इनपुट वाला वोल्टेज VP कहलाता है प्राइमरी वोल्टेज। अब ट्रांसफार्मर में जो रेशो वोल्टेजेस की होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, वही रेशो नंबर ऑफ टर्न्स की भी होती है। ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। सो VP हमने फाइंड करना है। आउटपुट वॉज 230। प्राइमरी साइड पे जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो हमारे पास 6200 थे और सेकेंडरी साइड पे जो टर्न्स थे वो 43 थे। सो प्राइमरी वोल्टेज इज 6200 divided by 43 multiplied by 230. Okay, so 6200 multiplied by 230 divided by 43, तो ये आ रहा है इक्वल टू 33162.8. Now in two significant figure, this should be taken as 33,000 volts. So this was the approximate input voltage unit already लिखी। A 2.2 kilowatt kettle is connected to the secondary coil of the transformer. Calculate the current in the primary coil of the step down transformer. Assume that transformer is 100% efficient. अच्छा जी, अब देखें हमारे पास अगर कोई ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट होता है
तो इसका मतलब ये होता है कि पावर ऑन द प्राइमरी साइड इज इक्वल टू पावर ऑन द सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड पे जो पावर है वो प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट का प्रोडक्ट है। सेकेंडरी साइड पे जो पावर है वो हमें यहाँ से पता चल रही है कि यहाँ पर एक 2.2 किलोवाट की कैटल कनेक्टेड है। सो दिस इज द पावर बीइंग जनरेटेड ऑन द सेकेंडरी साइड, और किलो है तो मैं 10⁻³ लिख रहा हूँ। तो वैसे सेकेंडरी जो होता है ना वो वी और आई एस के बराबर होता है, लेकिन इसकी क्योंकि हमें डायरेक्टली वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पे बस ये वैल्यू यूज कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सो आई पी इज टू बी फाउंड, और उसके लिए हम 2.2 इंटू 10⁻³ को प्राइमरी वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। प्राइमरी वोल्टेज जो था हमारे पास वो हमें ये प्रीवियस पार्ट में मिला था, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। 33,162.8 डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज 2200 डिवाइडेड बाय 33,162.8, तो आंसर आ रहा है 0.06634, और टू सिग्निफिकेंट फिगर पे जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा एम्पेयर्स। ठीक है, और इसको हम 6.6 इंटू 10⁻⁻² एम्पेयर्स भी लिख सकते हैं। तो कोई भी वे में इसको लिख दें, बस टू सिग्निफिकेंट फिगर शो होने चाहिए, तो इतना काफ़ी है। ओके, a power station produces 1.3 gigawatts of electricity. A transformer at the power station steps up the voltage before electricity is transmitted. हमें पता है कि हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना होता है ना तो हम उसको स्टेप अप कर देते हैं। स्टेप अप करने से क्या होता है कि उसका वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है लेकिन करंट डिक्रीज हो जाता है। तो करंट के डिक्रीज होने से हमारे पावर लॉसेस कम हो जाते हैं। दिस रिड्यूसेस द पावर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। स्टेट द इक्वेशन फॉर पावर लॉस इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में जो पावर लॉस होता है उसकी इक्वेशन P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होती है, where R is the resistance in the conductors and I is the current flowing through the conductor. अगर हम करंट फ्लो को डिक्रीज करवा दें, उसकी वैल्यू को कम करवा दें, तो हमारे पास जो पावर लॉस्ट है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन वो भी कम हो जाती है। Explain how the step-up transformer reduces power losses during the electricity transmission. तो step-up transformer ये करता है कि it increases the voltage and for the same electrical power, current decreases. So I square R losses decrease. ठीक है, अब देखिए पावर जो होती है ना वो P इज इक्वल टू वी आई है, ये बेसिक फॉर्मूला। अगर आप इसी जगह पर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो आपका आंसर इलेक्ट्रिकल पावर का तो सेम आना चाहिए, तो उसके लिए करंट डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज हुआ इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम इलेक्ट्रिकल पावर, लेकिन यही करंट जो है ना वो हमारे लॉसेस को भी डिटरमिन कर रहा होता है। तो आई के कम होने से हमारे पास जो पावर लॉस है ना वो भी डिक्रीज हो जाता है। जी, तो इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Figure 9.1 shows a beam of alpha particles and gamma entering an electric field. तो ये बज़ाहिर एक बीम है लेकिन इसके अंदर अल्फा और गैमा दोनों पार्टिकल्स और रेडिएशंस हैं, and they are going to enter the electric field between two charged metal plates P and Q. दो तरह की मेटल प्लेट्स हैं P and Q। जी, वी आई नहीं लिखते हम पावर लॉस के अंदर ना। पावर लॉस जो होती है ना उसके अंदर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का आना जरूरी होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को शो करने के लिए आई स्क्वायर आर को लिखा जाता है। पावर लॉसेस की जो इक्वेशन होती है वो आई स्क्वायर आर होती है, जिसमें आर इज द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर। तो अब आपको पता है कि जितना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा ना कंडक्टर में उतना वो रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पावर लॉसेस बढ़ते जाएंगे।
हम करंट रिड्यूस करते हैं ताकि ना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट हो और आर की वैल्यू भी कंट्रोल्ड रहे और हीटिंग लॉस जो हो रहा है, पावर लॉस, वो भी कम रहे। बाकी ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये मेनली पावर प्रोड्यूस्ड के लिए यूज होती है, जो हमने पावर प्रोड्यूस की है जनरेटर्स के जरिए से। ओके जी, तो on figure 9.1, draw the path of the alpha particle inside the electric field and label this line alpha, and then the gamma radiation inside the electric field and label this line gamma. तो सबसे पहले देखें, जो गैमा वाली है ना, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर किसी तरह की कोई डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज ये वाली जो गैमा रेडिएशन होती हैं, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। अल्फा जो होते हैं ना, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ना बेंड हो जाते हैं। तो बेंडिंग जो है ना, वो हमें शो करते हैं इस तरह से। इस तरह से ना एक बेंडिंग शो करते हैं, और इसको फिर हम लेबल कर देंगे एज अल्फा। बस बेंडिंग शुड स्टार्ट एज सून एज द रेज हैव एंटर्ड द फील्ड। और गैमा, ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हैवी होते हैं, तो ये कोई बहुत शार्प नहीं डिफ्लेक्शन शो करते, ठीक है। इनका जरा एक लंबा सा कर्व हमें बनाना है। A student places a sheet of paper in the path of beam before it reaches the electric field. So let's say कि यहाँ पर एक sheet of paper इन्होंने place कर दी है. State how this affects the path of alpha particle and gamma radiation inside the electric field. तो gamma radiation के लिए तो कोई भी effect नहीं होगा, ठीक है. No change in the path, क्योंकि गैमा पेपर में से पास हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अनडिफ्लेक्टेड जैसे जा रही थी वैसे ही जाएंगे. अल्फा पार्टिकल क्या होगा? अल्फा पार्टिकल्स विल बी स्टॉप्ड बाय द पेपर, ठीक है. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर ही नहीं हो सकेंगे, बिकॉज दे आर बीइंग स्टॉप्ड बाय द शीट ऑफ पेपर. ओके, the beam of alpha particles and gamma radiation in the figure is replaced by a beam of beta particles. State and explain the path of beta particle in the field. Use ideas about electrostatic force in your answer. Beta particles क्या करेंगे? नंबर वन, सिंस बीटा पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ बेंड होंगे. नंबर टू, दे आर लाइटर पार्टिकल्स, तो वो अल्फा के मुकाबले में काफी शार्प बेंड लेंगे, ठीक है. ये दो बातें हमें बतानी है. सो स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि बीटा particles will show a sharp bending towards positive plate, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, और शार्प इसलिए कि ये लाइटर है. एक्सप्लेनेशन क्या है? नंबर वन, बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ना, वो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और शार्प बेंड क्यों लेंगे? बिकॉज दे आर लाइटर इन मास, ठीक है. तो ऑलमोस्ट इनका मास बहुत ही कम होता है, इस वजह से ही शार्प बेंड लेंगे. इनके ऊपर फोर्स है ना, इनकी डायरेक्शन को ज्यादा चेंज करवाएगी क्योंकि इनका इनर्शिया कम होगा. ठीक है जी, यहाँ तक कोई इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछना. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं. अब यहाँ से ना स्पेस फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं. प्लैनेटरी नेबुला आर एज form as part of this life cycle of stars. Complete the sentence about a planetary nebula. Stars expand when they run out of hydrogen to fuel nuclear reaction, जिसको हम red giant कहते हैं. A dash forms a planetary nebula. So a red giant forms a planetary nebula. और ये कब बनाता है? जब ये अपनी outer layers को ना स्पेस के अंदर स्प्रेड कर देता है, तो इसके सेंटर में जो कोर बचती है ना, वो एक प्लैनेटरी नेबुला होता है.
State what is at the center of the planetary nebula. तो planetary nebula के center पे एक white dwarf होता है, ठीक है, और उसके अराउंड फिर जो क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट होते हैं वो प्लानिटरी नेबुला होता है. A planetary nebula emits blue light and red light at two specific wavelengths, 5.0 10 raised to minus 7 and 6.6 10 raised to minus 7. Explain why the light with a wavelength of 5 is the blue light. देखें लाइट के जो कलर्स हैं ना उनका हमें आइडिया है. लाइक मैं इनको यूं लिख सकता हूँ, रॉय जिपिफ. अब इसके अंदर जो रेड कलर होता है ना इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है. एंड एज वी गो फ्रॉम रेड टू वॉयलेट हमारे पास ट्रेंड ये होता है कि वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. तो सबसे जो छोटी वेवलेंथ होती है वो वॉयलेट कलर की होती है, और उससे पहले के जो कलर्स हैं वो भी रेड के अगेंस्ट में स्मॉलर वेवलेंथ रखते हैं. तो अब इसके अंदर दो वेवलेंथ्स हैं, एक 6.6 की है जो कि लार्जर है और एक 5.0 की है. तो ऑब्वियसली स्मॉलर वाली जो होगी ना वो ब्लू वाली लाइट होगी. ब्लू कलर हैज अ स्मॉलर वेवलेंथ. और एक बात एडिशनल लिखना है ना, हायर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक बात लिख देंगे ना तो आंसर उससे कंप्लीट हो जाएगा. Now next, the speed of light in a vacuum is 3.0 into 10 raised to 8 meter per second. Calculate the frequency of the blue light. Formula use करेंगे, V is equal to F lambda. Speed of light is 3.0 into 10 raised to 8. Frequency हमने calculate करनी है and it is 5.0 into 10 raised to minus 7 G. So frequency will be equal to the speed of light divided by the wavelength. तो 3 डिवाइडेड बाय 5 से आंसर 0.6 आ जाएगा और 10 रेज टू 15 हो जाएगा. तो इसको हम 6.0 इंटू 10 रेज टू 14 हर्ट्ज लिख सकते हैं. तो आंसर 6.0 इंटू 10 रेज टू 14 हर्ट्ज ऑलरेडी लिखा हुआ. अच्छा, इसको 6 अगर लिखेंगे ना तो फिर मार्क कट जाएगा क्योंकि 6 का मतलब है एक सिग्निफिकेंट फिगर और 6.0 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए. बाकी ये वही है, फॉर्मूले से स्टार्ट करें, वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई कर लें. Last question. The average orbital speed v of an object in the solar system is defined by this equation. Define the terms r and t in the equation. r जो होता है ना ये orbital radius होता है. Orbital radius of the planet around the sun या star. t क्या होता है? This is orbital time period, the time in which one orbit is completed around the star. The average orbital speed of Saturn is 9600 meters per second. Explain why the orbital speed is an average value. देखिए एवरेज वैल्यू की रीजन ये होती है कि जैसे सन एट द सेंटर है ना तो हमारे पास जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स होते हैं ना दे आर नॉट परफेक्टली सर्कुलर. नॉर्मली वो इस तरह के ना इलिप्टिकल शेप्स रखते हैं. ठीक है, तो कुछ जगहों के ऊपर ये डिस्टेंस हमारे पास लेसर हो जाता है और कुछ जगहों के ऊपर ये डिस्टेंस हमारे पास लार्जर हो जाता है. जहाँ ये डिस्टेंस लार्जर होगा वहाँ पर स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिड्यूस हो जाएगी और जहाँ ये डिस्टेंस कम होगा वहाँ पर स्पीड ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज हो जाएगी. तो इसी इंक्रीज और डिक्रीज को अकोमोडेट करने के लिए जो है ना हम एक ऑर्बिटल स्पीड की एवरेज वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं जो पूरे ऑर्बिट के लिए ऑलमोस्ट सेम कंसिडर हो सकती है. तो रीजन क्या है? द ऑर्बिट इज नॉट perfectly circular but it is elliptical in shape, right? Smaller radius means higher speed
and larger radius means slower speed. तो इस वजह से जो है ना हम एक एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं. Saturn is 1.4 into 10 raised to 12 meters from the sun. ये बेसिकली R की वैल्यू हमें गिवन है, उसके ऑर्बिट का जो रेडियस है ना वो हमें गिवन है. शो दैट वी हैव टू प्रूव दैट वन सैटर्न ईयर का मतलब है जो इसका एक पूरा राउंड कंप्लीट होगा अराउंड द सन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 अर्थ ईयर्स. वो 30 अर्थ ईयर्स के बराबर होगा. तो हम यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड की पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. 2 πr डिवाइडेड बाई टी. स्पीड ऑफ द सैटर्न हमें गिवन है 2 पाई और आर की वैल्यू हम 1.4 इंटू 10⁻12 लेंगे और टी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. सो टी विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 9600. तो इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.4 डिवाइडेड बाय 9600. तो आंसर आ रहा है 9.2 इंटू 10⁻8 सेकेंड्स. कंफर्म करने यही आंसर आ रहा है ना आपके पास भी. किसी के पास डिफरेंट तो नहीं आ रहा. ओके. अब ये जो सेकंड्स का टाइम है ना इसको हमने ईयर में कन्वर्ट करना है कि ये कितने ईयर्स का टाइम बन रहा है. तो पहले जब हम सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे ये मिनट्स में आ जाएगा. फिर 60 से डिवाइड करेंगे आवर्स में आ जाएगा. फिर 24 से डिवाइड करेंगे तो ये डेज में चला जाएगा. और 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर में आ जाएगा. तो इसको जो है ना हम फाइंड कर लेते हैं कि आंसर क्या दे रहा है. सो इट इज divided by 60 divided by 60 divided by 24 divided by 365. So ये आंसर दे रहा है 29.173 which is approximately equal to 30 years. ठीक है. तो शो दैट वाले क्वेश्चन में आंसर ऑलरेडी आपके पास होता है, बस आपको ना पूरी उसकी वर्किंग और प्रोसीजर शो करना होता है. उसके देखें आपको मार्क्स मिलेंगे और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो इस पूरी वर्किंग को क्योंकि इसमें फॉर्मूला लिखने के मार्क हैं, वैल्यूज पुट करने के, आंसर निकालने के, फिर उसके अंदर एक अच्छी यूनिट की कन्वर्जन है वो सब करना है. इसलिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना वो हम यहाँ पे बन रहा था. तो यहाँ पे पेपर कंप्लीट हो गया.